हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। थोड़ा सा लेंदी होता है इंडिविजुअल का लॉ रेजिडेंशियल स्टेटस का, और नई अमेंडमेंट की वजह से और ज्यादा लेंदी हो गया है, पर कोई बात नहीं, आज हम उसे समेट लेंगे। तो मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं और हम रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल को कंप्लीट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि लास्ट वाला लॉ आपको कुछ कुछ ध्यान होगा। तो टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, ये एक पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है। रेजिडेंशियल स्टेटस हर प्रीवियस ईयर के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है। रेजिडेंशियल स्टेटस हर एक असेसमेंट ईयर के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है, हर पर्सन के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है, और हम इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर रहे थे। सेक्शन 6 सभी के रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करता है। इसको यहां ले आता हूं। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6(1) में कवर होता है। सेक्शन 6(1) कहता था कि इंडिविजुअल, बोलो, या तो रेजिडेंट इन इंडिया होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। अब सर कैसे पता चलेगा कि इंडिविजुअल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? तो सेक्शन 6(1) कहता था मेरी दो कंडीशन है, या तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर, ये फुलफिल कर दो, या फिर इसके बीच में और लगा हुआ है, या फिर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर प्लस 4 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर। तो ये कंडीशन दोनों मिलाकर के एक ही कंडीशन होती हैं, ये पूरी कर दो। तो इसे हम बोलते हैं कंडीशन नंबर बी, ये पूरी कर दो। है ना? तो दोनों में से एक कंडीशन पूरी कर दो तो आप बन जाओगे रेजिडेंट। इसके लिए हमें क्वेश्चन दिया होता है, उसमें हमें डेज कैलकुलेट करने होते हैं, और डेज कैलकुलेट करने का एक रूल था कि अगर आपको एग्जैक्ट टाइम घंटे ना दिए हों तो जिस दिन वो पर्सन इंडिया में आए उसे भी काउंट कर लो, जिस दिन जाए उसे भी पूरा दिन इंडिया में काउंट कर लो। सर इसके साथ आपने कुछ एक्सेप्शंस बताई थी, जहां पर 60 डेज प्लस 365 डेज की जगह 182 डेज प्लस 365 डेज का रूल लग रहा था। इसमें सर एक तो पर्सन था सिटीजन ऑफ इंडिया, लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बोलो हां। नहीं याद हुआ तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्योंकि किसी लॉ को तो अप्लाई करना है। दूसरा था सिटीजन ऑफ इंडिया लीव्स इंडिया एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। अब जो बच्चे सीए कर रहे होंगे उनकी बुक में एक छोटा सा पॉइंट क्रू ऑफ इंडियन शिप का और दिया हुआ है, पर अभी हम उसकी चिंता नहीं करेंगे। अभी हम लॉ को अपने माइंड में सेट करें। तीसरा लॉ था जो कह रहा था सिटीजन ऑफ इंडिया हो या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया।
इन तीनों केसेस में 60 डेज की जगह 182 डेज सब्स्टिट्यूट करने पड़ते हैं, और इस सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट यह होता है कि कंडीशन नंबर 2 या कंडीशन नंबर बी अप्लाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि 182 डेज अगर किसी पर्सन ने रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में मीट कर दिए हैं तो फिर कंडीशन नंबर ए से ही वो रेजिडेंट बन चुका है, मैं बी पर आऊंगा ही नहीं। तो इसको लॉ की लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाता है, टेक्निकल मीनिंग यह है कि कंडीशन नंबर बी इनएप्लीकेबल हो गई है इनके लिए, या इनइफेक्टिव हो गई है। इसके साथ लास्ट ईयर में एक न्यू लॉ और आ गया जो कि कह रहा था कि गगन आपने 120 डेज प्लस 365 डेज चेक करने हैं। इस केस में क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि इस केस में यह था कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, comes on a visit to India। तो यहां तक तो ये बिल्कुल बिल्कुल सेम है, प्लस लॉ ने कहा उसकी जो टैक्सेबल इनकम आएगी दैट शुड बी मोर देन 15 लाख। अगर वो 15 लाख से ज्यादा है तो उसका लॉ हमने जाते जाते पढ़ा था, बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब आइए, यहां तक हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, मैंने आपको रिकॉल करवा दिया। ये आपको लॉ याद करना पड़ेगा क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ तो आपको लिखने में बहुत टाइम लगेगा। पहले लॉ लिखना पड़ेगा कि लॉ ये है, फिर दिन काउंट करेंगे कि डेज की पोजीशन ये है, और फिर अपना ओपिनियन देंगे कि हमारे हिसाब से वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। हेलो, जाग जाओ, अब मैं नई बात बताने जा रहा हूं। When an individual is said to be resident in India, सर जब वो दोनों में से एक कंडीशन पूरी कर दे, और अगर वो दोनों ही कंडीशन नहीं पूरी करता हो, नाइदर ए नॉर बी, तो वो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। यानी 61A ये भी नहीं लग रही, 61B अगर एप्लीकेबल है तो नहीं लग रही, तो ये क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट आने का मतलब है कि डेड एंड है, खत्म, एंड हो गया, कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं, बात खत्म। पर अगर इंडिविजुअल 61 में रेजिडेंट बन गया आइदर ड्यू टू कंडीशन नंबर ए और ड्यू टू कंडीशन नंबर बी, ठीक है, अगर वो बन गया तो लॉ ये कहता है कि गगन अब बात समझो, रेजिडेंट बन जाने से बात खत्म नहीं होगी। लॉ कह रहा है गगन बात समझो, अगर इंडिविजुअल रेजिडेंट निकल के आया तो फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 ये अप्लाई करना है, और ये बताना है कि जो इंडिविजुअल आपने ऊपर रेजिडेंट निकाला है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। सेक्शन 6 कह रहा है कि गगन अगर कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट निकल गया 61 में तो खत्म नहीं हो गया स्टेटस, अब आगे चेक कर। मैंने कहा क्या चेक करूं, वो कह रहे हैं चेक ये करना है तुझे कि ठीक है वो रेजिडेंट है, पर आगे ये चेक करो कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। मैंने कहा भाई ये क्या कहानी है, उन्होंने कहा हाँ यही कहानी है। तो मैंने कहा अच्छा बताओ कोई पर्सन कब ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, जब वो फुलफिल करेगा बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस।
अब लॉ कहता है फिर से दो कंडीशन बताने जा रहे हैं, अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो बन जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मैंने कहा अच्छा बताओ। पहला, ही मस्ट बी रेजिडेंट इन 2 out of 10 previous years immediately preceding relevant previous year। यानी अब आपको पीछे के 10 प्रीवियस ईयर में जाके चेक करना पड़ेगा कि वो कम से कम 2 बार रेजिडेंट होना चाहिए। सर ये कैसे चेक करेंगे? तो उन्होंने कहा वो रूल तो आपने ऊपर 6(1) में पढ़ लिया, वही रूल लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब मेरा अगर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 21-22 है तो उसके पीछे के 10 सालों में भी मुझे बार बार चेक करना पड़ेगा कि वो 2 बार रेजिडेंट बना या नहीं बना। बट डिफिकल्ट नहीं है, घबराना मत, ठीक है। लॉ कहता है गगन साथ में एक और कंडीशन है, वो ये कि ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 730 days or more during last 7 previous years immediately preceding relevant previous year। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी आ जाएगी। अभी तो माइंड के अंदर बस हमने एक डायग्राम बनाया है। सर अगर वो ये और ये दोनों कंडीशन को पूरा कर देगा तो वो बन जाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और सर अगर वो 66A फुलफिल कर दे लेकिन 66B फुलफिल ना करे, या फिर वो 66A फुलफिल ना करे 66B फुलफिल कर दे, या फिर वो 66A भी फुलफिल ना करे और 66B भी फुलफिल ना करे, तो वो कहलाएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, पहले यहां तक की बात समझ लें, फिर उसके बाद जो हमने 120 डेज वाली कहानी छोड़ रखी है उसको भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात मैंने नहीं कही है, फिर से रिकॉल कराता हूं ताकि मैं क्वेश्चन करवा सकूं। इंडिविजुअल रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा? माइंड अप्लाई करके बताओ, इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होगा? जब वो फुलफिल कर दे एनी वन कंडीशन ऑफ सेक्शन 6(1). इसमें जो 2 कंडीशन थी वो थी 182 डेज और मोर या फिर 60 डेज और मोर प्लस 365 डेज, ये कंडीशन थी। ये फुलफिल दोनों में से कोई एक करेगा तो रेजिडेंट बनेगा। अब लॉ कह रहा है कि रेजिडेंट बनने के बाद कहानी खत्म नहीं होगी, अब आपको चेक करना पड़ेगा, रेजिडेंट है तो चेक करना पड़ेगा कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। मैंने कहा कैसे पता चलेगा? उसने कहा कि जब वो 66 की बोथ कंडीशंस फुलफिल कर दे तो वो बन जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसमें छोटी छोटी सी 2 बातें हैं, 2 out of 10 प्लस 730 इन 7 प्रीवियस ईयर्स, ये 2 कंडीशन है। और अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल ना करे, एक करे एक ना करे, तो इन सभी केसेस में वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। बस यही बार बार अब आपको मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। लास्ट टाइम जो मैंने आपके साथ बुक स्क्रीन पे शेयर की थी उससे हो सकता है कि आप घबरा गए हो कि सर पेज नंबर नहीं मिल रहे। वो दरअसल ना सीए वाले बच्चों की बुक खुल गई थी,
इसलिए थोड़ा सा वो था। ये हमारी यूनिवर्सिटी एडिशन है। What is the relevance of residential status? आप जानते हो कि टैक्स लाइबिलिटी डिपेंड्स अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस। बस इतनी सी लाइन पढ़नी है, इसके बाद केवल रीड करना है। मैं लिख देता हूं, जो आपको याद करना है वो बस ये है, बाकी का रीडिंग है। इसके बाद सर रेजिडेंशियल स्टेटस किसका निकालना है? तो सभी का निकालना है, लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में रेजिडेंशियल स्टेटस अब आपने समझ लिया तीन तरीके का होगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अब आप बात समझ गए हो कि सर इंडिविजुअल के केस में या तो रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट, लेकिन अगर रेजिडेंट तो फिर चेक करना पड़ेगा ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी। 6(1) सीखने से हम केवल यहां तक पहुंच पाए हैं। यहां तक पहुंचने के लिए हमें 6(6) समझना पड़ेगा, और ये हम आज कर लेंगे। इसी बात को उन्होंने बताया कि गगन देखो, इंडिविजुअल अगर रेजिडेंट है तो फिर ऑर्डिनरी होगा या नॉट ऑर्डिनरी होगा, है ना। इंडिविजुअल के केस में एचएफ अभी हमने नहीं पढ़ा। फिर उन्होंने वही रिकॉल कराया कि गगन रेजिडेंशियल स्टेटस हर प्रीवियस ईयर के लिए निकालना, रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग सोर्स के लिए निकालने की जरूरत नहीं होती, इसी तरह से हर असेसमेंट ईयर के लिए भी निकालना, और एक व्यक्ति एक से ज्यादा कंट्री का भी रेजिडेंट हो सकता है। ऐसे में उसके लिए कुछ समस्याएं खड़ी होंगी, पर मुझे उससे मतलब नहीं है। फिर वही बात रिपीट हो गई कि भाई इंडिविजुअल जो है या तो ओआर होगा या एनओआर होगा या एनआर होगा, शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, ठीक है। 2-4 बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। या तो वो होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो हम उसे बोलेंगे आरओआर, रेजिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है, या फिर हम उसे बोलेंगे एनओआर, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या फिर हम उसे बोलेंगे नॉन रेजिडेंट, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा? हमने ये सारी बातें पढ़ ली है, ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। अब हमने पढ़ ली है सेक्शन 6(6) की कंडीशंस, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। देखो, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 कह रहा था कि अगर इंडिविजुअल रेजिडेंट निकल आया तो फिर अगर वो सेटिस्फाई कर दे फॉलोइंग 2 एडिशनल कंडीशंस, कि वो रेजिडेंट था इंडिया में 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, वो इंडिया में था 730 डेज ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर, अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन वो फुलफिल कर दे तो वो बन जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। क्या बन जाएगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अदरवाइज वो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। क्या कहा मैंने? शायद मेरे कहने में कुछ गलती हो गई। अगर रेजिडेंट दोनों कंडीशन फुलफिल कर देगा तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, अदरवाइज वो होगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। मैंने शायद एनआर कहता, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। इसी बात को उन्होंने यहीं पर आपको लिख करके दिखाया है, बार बार एक ही बात को लिख करके दिखाया है, इसलिए मैं इसको आगे चलता हूं। आगे चलता हूं और आपको कुछ सिंपल से क्वेश्चन की हेल्प से वही लॉ को रिकॉल करवाऊंगा। X left India for the first time on April 20. During the year 21-22, ये हमारा रेलिवेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर। वो इंडिया में 2 अक्टूबर छुट्टी को गांधी जी के दिन वापस आता है और 45 डेज तक इंडिया में रहता है। डिटरमिन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर। तो भाई पहली कंडीशन थी रेजिडेंट की, बोलो क्या? ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 182 डेज, है नहीं। ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 60 डेज, वो तो 60 भी नहीं है। तो सर क्या कहूं? नॉन रेजिडेंट। यानी यहां पर आप लिख दोगे कि वो नॉन रेजिडेंट है, लेकिन आपको आंसर में लिखना पड़ेगा कि कैसे आपने डिसाइड किया। तो आप कहोगे 6(1) में 2 कंडीशन होती हैं, वो दोनों फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए वो नॉन रेजिडेंट है। आइए जी,
X was born in Chennai, later on migrated to Canada and took the citizenship of that country. ओ अक्षय कुमार की बात कर रहे हो क्या? कनेडियन बना दिया. His parents were born in Bengal in 1960. अब देखो X तो बन गया फॉरेन नेशनलिस्ट, उसके पेरेंट्स पैदा हुए बंगाल में, लेकिन ये अनडिवाइडेड इंडिया तो नहीं है, ये तो पार्टीशन के बाद का है, इसलिए ये मेरे किसी काम का नहीं है कि उसके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए थे. लेकिन उसके ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए थे इंडिया में 1946 में. ओ यानी यहां से पता चल गया कि एक्स कौन हो गया? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. ओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए 61B की कंडीशन हट गई. ओ यानी इसको रेजिडेंट बनना होगा 61A से 182 डेज से. ओ लॉ भी साथ साथ माइंड में आएगा तभी क्वेश्चन बनेगा. ही कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग 21-22 फॉर 110 डेज. भाई साहब वो विजिट के लिए आया है, एक्सेप्शन में कवर्ड है, 110 दिनों के लिए आया है. तो सर अगर वो 110 दिनों के लिए आया है तो बी कंडीशन तो उस पर वैलिड हो नहीं रही. तो क्योंकि वो 182 डेज वाली कंडीशन से ही रेजिडेंट बन सकता था और वो 182 डेज इंडिया में रहा नहीं, तो हम सीधा आंसर लिख देंगे ही इज नॉन रेजिडेंट. ये बुक ने लिखा है, कह रहे कपूर साहब बच्चों को बोल दो वो खुद हमारे यहां से पढ़ लेंगे. मैंने कहा जी ठीक है है ना. अच्छा वो कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी. अब मैं लॉ पढ़ने जा रहा हूं, अगर आप कुछ और काम कर रहे हो तो अपना फोकस कर लो, क्योंकि अब ऊपर के दो एग्जाम्पल में 6-1 था, अब मुझे 6-6 दिखाई दे गया इसमें. कैसे सर? X came to India for the first time on April 25, 2019 for 240 days. तो मैं लिख लूं प्रीवियस ईयर 19-20 240 दिन इंडिया में. ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021 ही वॉज इन इंडिया ओनली फॉर 130 डेज. 20 और 21 में वो 130 दिन था. ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22, अब ये मेरा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है. ही वॉज इन इंडिया फॉर 60 डेज, वो भारत में 60 दिनों तक था. 20 दिन चेन्नई 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 आई 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 चेन्नई एक्सप्रेस, है ना. और 40 डेज वो नासिक में था. तो बेटे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो कर्नाटक में था, दिल्ली में था, जम्मू में था, कश्मीर में था, बिहार में था, बॉम्बे में था, महाराष्ट्र में था, पुणे में था, कहीं इंडिया में था ना. 60 डेज था, ठीक है. डिटरमिन इज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23. एक्स कौन है? विदेशी है. ही वॉज बॉर्न इन पाकिस्तान एंड हिज पेरेंट्स वर बॉर्न इन कराची एंड ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन कनाडा. ओ भाई साहब खुद पाकिस्तान में पैदा होता है, पेरेंट्स भी पाकिस्तान में पैदा होते हैं, पर ग्रैंड पेरेंट्स को वो पहुंचा देते हैं कहां? कनाडा में. यानी कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, यानी उसके ऊपर एक्सेप्शंस नहीं है. ठीक है, आइए जी. कौन सी प्रॉब्लम थी? चलो देख लेंगे. इंडिविजुअल पहले चेक करेंगे. 61A की कंडीशन लिखने में समय नहीं लगाऊंगा. 61A कहता है कि प्रीवियस ईयर 21-22 आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, उसमें पर्सन शुड बी इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर. तो सर यहां पर लिखा था कि वो इंडिया में केवल 60 डेज था, तो यानी पहली कंडीशन पिट गई. पिट गई का मतलब समझते हो? फेल हो गई. ये मत कहना कि सर पिटम पिटी कर रहे हो. ठीक है. कंडीशन नंबर बी कहती थी 21-22 में 60 दिन या उससे ज्यादा, और यहां पर 20-21, 19-20, 18-19 और 17-18, इन सब में 365 डेज और मोर. चेक करते हैं. सर यहां पर तो वो था 60 डेज, ठीक है.
यहां पर था वो 240 डेज, यहां पर था वो 130 डेज, यहां पर वो था 0 और यहां पर वो था 0। इन सबको ऐड किया, 4 और 3 7, 370। तो ये और ये कंडीशन पूरी हो गई। तो मैं कहूंगा कि एक्स बन गया रेजिडेंट, क्योंकि उसने 61B की कंडीशन को फुलफिल किया है। क्योंकि उसने 61B की कंडीशन को फुलफिल कर दिया, तो वो रेजिडेंट तो बन गया। पर लॉ कहता है कि गगन ये आंसर तो होता नहीं है। अब आपको चेक करना पड़ेगा क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इसके लिए वो कहते हैं सेक्शन 6(6) के पास जाओ। सेक्शन 6(6) के पास गया। सेक्शन 6(6)A ने कहा कि पहले चेक करो क्या वो 10 में से 2 बार रेजिडेंट था। मैंने कहा वो चेक करते हैं, ये काम आपके लिए नया है, 10 में से 2 बार। ठीक है, आओ जी पहले चेक करते हैं 20-21 में। 20-21 में सेक्शन 6(1) का ए और बी दोनों लगा के देखते हैं। ए वाली कंडीशन थी 182 डेज, तो सर 130 दिन फेल हो गई। इसमें थी 60 प्लस 365, तो यहां पर 60 से ज्यादा है, लेकिन पीछे के 4 सालों में 240 दिन है। समझ लीजिए, जब मैं 6(6)A चेक करूंगा तो मुझे 10 सालों तक जाना है, मेरे पास उसका रिकॉर्ड केवल यही है। तो 2021 में क्या वो रेजिडेंट था? तो 2021 में 61A फुलफिल नहीं हो पाई थी। क्या 61B फुलफिल हो पाई थी? 61B के लिए 60 होने चाहिए थे, प्रीवियस ईयर में थे, पर 365 भी तो होने ही चाहिए थे पीछे के 4 सालों में, वो नहीं थे। यानी कि यहां पर तो वो नॉन रेजिडेंट था। सर 19-20 में क्या था? 19-20 में 61A फुलफिल हो गई तो वो बन गया रेजिडेंट। उसके बाद नॉन रेजिडेंट, उसके बाद नॉन रेजिडेंट। तो क्या 6(6)A 10 में से 2 बार वो रेजिडेंट था? आंसर इज नो। इसके बाद तो हमेशा 0 0 0 0 चल रहा है, यानी कि वो पहली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। जब वो पहली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा तो इसका मतलब मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि वो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए बोथ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर आ गया कि एक्स जो होगा वो रेजिडेंट तो होगा, बट वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। लेकिन सर एक बार 6(6)B को भी चेक कर लो। 6(6)B कह रही थी कि 730 दिन होना चाहिए 7 सालों में। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 सालों में 370 दिन। बी कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही, तो यानी वो क्या बन गया? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आइए जी मैं आपको अपने नोट से एक बार रीड करवा देता हूं, लीजिए। यहां तक आप पढ़ चुके हैं एक पर्सन कब रेजिडेंट होता है? जब वो 61A में 182 डेज या 61B में 60 प्लस 365 डेज ये कंडीशन को पूरा कर दे तो वो रेजिडेंट बन जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ जाता हूं और यहां पर आपको पढ़ता हूं कि इंडिविजुअल कब ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाता है। तो हमने यहां लिखा इफ इंडिविजुअल इज रेजिडेंट इन इंडिया, यानी 6(1) में वो रेजिडेंट बन चुका है, तो यहां आना और तब चेक करना वेदर ही इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब गिरीश आहूजा सर की बुक में इसको एडिशनल कंडीशन का नाम दिया हुआ है। हम 6(6) के नाम से याद करते हैं, वो एडिशनल कंडीशन के नाम से याद करते हैं। पर्पस सिर्फ याद करने का है। एन इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट, अगर वो रेजिडेंट है, is said to be ordinary resident if he satisfies both the following conditions। अब लॉ कह रहा है अब ये 2 कंडीशन अगर दोनों फुलफिल हो जाएं, पहली बोलो क्या? he has been resident in India in 2 out of 10 previous years immediately preceding relevant previous year। क्या वो 10 में से 2 बार रेजिडेंट निकल रहा है? हर साल जाके चेक करो कि 10 में से 2 बार रेजिडेंट निकल रहा है। सर वो अगर 2 से ज्यादा है तो ठीक है, 2 से कम है तो कंडीशन फेल। और जब यही कंडीशन फेल हो गई तो दूसरी कंडीशन चेक करके क्या करोगे? आंसर आ गया नॉन रेजिडेंट।
सॉरी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दूसरी कंडीशन होती है 730 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। X is a citizen of India, okay, employed in India with Indian company. He leaves India for the first time on August 31, 2021. पहली बार विदेश जा रहा है to complete project in South Korea of his employer company. 31 अगस्त को वो बाहर चला गया। He will not come back before 31st March. उसके बाद वो इस साल तो वापस नहीं आया। वो कह रहे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ। बार बार हम रूल्स को रिकॉल करेंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये है मेरा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 1/4/21 से 31 मार्च 2022। वो इंडिया से जा रहे हैं 31 अगस्त 21 को, तो प्रीवियस ईयर में उसके दिन काउंट कीजिए। अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में टाइम नहीं दिया इसलिए यहां भी 31। 1 2 3 1 2 3 4 5 153 डेज। ठीक है, नाउ सेक्शन 61A 182 डेज। तो सर हमारा यहां पर आंसर आया था 153 डेज, यानी पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। 61B 60 प्लस 365, इसमें भी 60 जो है वो 182 में कन्वर्ट हो जाता था अगर पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया है और एम्प्लॉयमेंट के काम से बाहर जा रहा है। और हमारे इस केस में यही है, एक्स सिटीजन ऑफ इंडिया है और इंडियन कंपनी के काम से बाहर जा रहा है। तो मैंने बताया था एम्प्लॉयमेंट नहीं हो या पुरानी हो, दोनों ही केस में वो माना जाएगा। तो यहां पर उसके ऊपर कंडीशन नंबर बी एप्लीकेबल है नहीं, कंडीशन नंबर 1 हुई नहीं। तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि ही इज नॉन रेजिडेंट, क्योंकि वो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन 61 वाली फुलफिल नहीं कर रहा। आप लिख दोगे आंसर, और रेदर आंसर बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैं आपकी रीडिंग के लिए छोड़ देता हूं। आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन देखो, कहते हैं कि एक्स 50 साल का हो गया है, 50 इयर्स की एज है। मिस्टर एक्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया, एम्प्लॉयड इन इंडिया विद एन इंडियन कंपनी। He leaves India for the first time on August 31, 2021 to meet his friends and relatives in Canada. तो हां, एक्स इंडियन सिटीजन है, इंडिया में एम्प्लॉयड है, लेकिन अब की बार वो भारत छोड़ के जो जा रहा है वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से नहीं जा रहा, इसलिए 61B उस पर एप्लीकेबल होगी। He will not come back before March 31. Find out his residential status. तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार उसके ऊपर 61B एप्लीकेबल हो गई है ना। 61B एप्लीकेबल हो गई, क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से नहीं गया। वो सिटीजन ऑफ इंडिया है लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं गया, तो हमने उसके डेज निकाले थे 153। तो यानी यहां पर रखूंगा 153, और पीछे वो हमेशा इंडिया में ही तो था, तो लास्ट के 4 इयर्स में वो तो सारा साल इंडिया में था,
तो बताओ कितने दिन हो गए? 1460। यानी अब की बार प्रॉब्लम नंबर 5 में अब की बार वो बन गया रेजिडेंट। क्यों? ड्यू टू 61B बन गया रेजिडेंट। अब मुझे चेक करना पड़ेगा 66A। अब बताओ 66A के लिए और 66B के लिए। एक बार बताता हूं, फिर आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है 21-22, ठीक है जी। इसके पीछे के 10 सालों में यानी 2021, 19, 20, 18, 19, 17, 18, उसके बाद 16, 17, 15, 16, 14, 15 और उसके बाद 13, 14, 12, 13 और 11 और 12। चेक कर लो, ये 10 साल हो गए। पीछे के 10 साल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सर आपने ऐसे पैटर्न में लिखा, पहले 4 साल फिर 3 साल फिर 3 साल। हाँ, पहले 4 साल की जरूरत पड़ती है 61B के लिए, है ना, इसलिए मैंने ऐसे 4 लिखा। अब आइए, क्वेश्चन कह रहा था कि एक्स सिटीजन ऑफ इंडिया है, ही लीव्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर भी वो 365 था, यहां पर भी 365 था, यहां पर भी 365 था, ऐसे था, ये उसका पैटर्न था। अब मुझे बताओ, क्या वो इस साल में रेजिडेंट था कि नॉन रेजिडेंट था? तो आंसर इज रेजिडेंट था, क्योंकि 61A ही पूरी हो गई 182 डेज से ज्यादा। इस साल में भी रेजिडेंट, इस साल में भी रेजिडेंट, इस साल में भी रेजिडेंट, रेजिडेंट। तो हमें तो सर 2 ही चाहिए थे, आगे का चेक भी क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ठीक है। तो यानी कि 66A 2 आउट ऑफ 10 रेजिडेंट होना चाहिए, ओके। 66B 730 डेज इन 7 ईयर्स होना चाहिए, तो वो भी हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अगर यहां का टोटल करूं तो 365 इंटू 7 2555। ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अगर कोई पर्सन रेजिडेंट हो और फिर वो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर ले, तो हम उसे नाम देते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो हम लिखेंगे कि मिस्टर एक्स है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और इसको हमें लिख करके बताना पड़ेगा। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। ओके, चलिए, हमने आपको काफी क्वेश्चंस करवा दिए और उसके बाद काफी सारे क्वेश्चन आपको रीड करने के लिए छोड़ेंगे। मैं आपके साथ लॉ पर वापस आता हूं। आइए जी, एक पर्सन अगर इंडिया में रेजिडेंट हो तो फिर हम 2 कंडीशन चेक करते हैं, और अगर वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाए 2 आउट ऑफ 10 और 7 प्रीवियस ईयर, तो वो बन जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, अब इस बात को मैंने यहां पर एक चार्ट बना के समझाने की कोशिश की है। सेक्शन 6(1) ने आपको क्या सिखाया था? यह आपकी रिवीजन है। बताओ, सेक्शन 6(1) ने क्या सिखाया था? कि इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। सर, अगर मान लो एक व्यक्ति इस कंडीशन को फुलफिल कर ले, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने सेक्शन 6(6) में जाके ये कंडीशन चेक करनी है कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इसके लिए हम उसकी ये कंडीशन चेक करेंगे, और अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, अदरवाइज वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। यहां तक की बात क्लियर हो गई? ठीक है सर, अगर कोई पर्सन
61A को फुलफिल नहीं करता तो हम 61B में चले जाते थे। ये था 61A, अगर ये फुलफिल ना हो रहा हो तो हम 61B में चले जाते थे। 61B में लिखा था 60 + 365 डेज। अगर वो ये फुलफिल कर दे तो भी रेजिडेंट है। अगर वो रेजिडेंट है तो फिर हम उसको चेक करेंगे 66 की कंडीशन को। नाउ इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या वो क्रू ऑफ मेंबर ऑफ इंडियन शिप है तो 60 डेज की जगह 182 डेज लग जाएंगे। इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, इसके लिए एक न्यू लॉ आया था जो कि मैं आपको लास्ट क्लास में बता रहा था। ये देखिए, अब पढ़िए लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। हमने आपको पढ़ाया था कि सेक्शन 61B में 60 डेज की कंडीशन है, उसकी ये एक्सेप्शन 1, 2, 3 हम कवर कर चुके थे। उसके बाद मैंने आपको जाते जाते ये पढ़वाया था कि पीरियड ऑफ 60 डेज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 120 डेज। हां, कब? इन केस ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, इन केस ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, यानी विदेश की इनकम की बात नहीं कर रहे। हैविंग इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, उनको छोड़ दो। अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, दोबारा पढ़ रहा हूं, इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, जिनकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीड कर जाए 15 लाख से ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो 60 की जगह 182 डेज 120 डेज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। इसका मतलब इस केस में सेक्शन 61B 120 + 365 हो जाएगी। हां सर, मान लो वो ये वाली कंडीशन को फुलफिल कर लेता है। अगर वो ये कंडीशन को फुलफिल कर लेता है तो वो बन जाएगा रेजिडेंट। ठीक है, भले आप बात समझ गए, मैं फिर भी समझाता हूं। यानी कि अब रेजिडेंशियल स्टेटस में कुछ खिचड़ी पकाई गई। क्या खिचड़ी पकाई गई वो ध्यान से सुनिए। 61B कह रहा था 60 + 365, ठीक है, पर वो कह रहा था कि सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, इसके लिए उन्होंने 182 डेज रखे। ये पुराना लॉ था, अभी भी है, प्लस उन्होंने एक न्यू अमेंडमेंट डाली। अब उस न्यू अमेंडमेंट को मैं आपको सिखा रहा हूं क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको दिक्कत करेगा। ये न्यू अमेंडमेंट कह रही है सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो कह रहा है कि भाई मैं विजिट करने के लिए भारत में आ रहा हूं, तो सरकार कह रही है नहीं, अब पहले तू अपनी टोटल इनकम बता। बोला कौन सी, विदेश वाली? वो कह रहे नहीं, अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम बता। अगर तेरी अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम अप टू 15 लाख है तो तुझे भी रिलैक्सेशन है। अगर तेरी ये इनकम एक्सीड्स कर जाएगी 15 लाख को तो तेरे लिए लॉ 120 + 365 हो जाएगा। और अगर तू इसको पूरा कर लेगा तो तू रेजिडेंट हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि फिर मुझे 6 भी देखना पड़ेगा। वो कह रहे नहीं, तू सीधा का सीधा बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यानी नॉर्मली अगर कोई पर्सन रेजिडेंट होता है तो हम 6 में जाके चेक करते हैं कि वो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है। लेकिन लॉ ने कहा क्योंकि हम एक नया कानून लेके आए हैं, उन लोगों के लिए लेके आए हैं जिनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है,
तो उन्हें सेक्शन 6(6) देखने की जरूरत नहीं है, वो सीधा सीधा क्या बन जाएंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सर ऐसा कहां लिखा है, पढ़िए। पहले मैं आपको लॉ की ओरिजिनल लैंग्वेज में रीड करवा देता हूं। लॉ की ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखा है कि सेक्शन 6(6)(c) एक नया सेक्शन जोड़ा गया है जो कि कहता है सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिनकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख को एक्सीड कर रही होगी, ऊपर वाले क्लॉज से ही जोड़ के बता रहा हूं, और वो 120 डेज से ज्यादा समय के लिए इंडिया में है, लेकिन 182 डेज से कम है, तो ही शेल बी डीम्ड टू बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यानी उसके लिए 6(6) चेक मत करना, मान लेना, उसे सीधा सीधा एज्यूम कर लेना NOR 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 NOR। यहां पर पढ़िए, यहां पर पढ़िए, कौन सा पेज नंबर है बुक का, 23 नंबर पेज है। यहां लिखा है, यहां पे लिखा है कि 6(6)(c) को अगर हम 6(1)(b) के साथ जोड़ते हैं, लॉ की टेक्निकल लैंग्वेज है इसलिए आपको बता रहा हूं, जो कि असेसमेंट ईयर लास्ट से शुरू हुई, तो इस अंडर दिस एक्सेप्शन, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि ये हमारे लिए अभी लेटेस्ट आई है। इसमें लिखा है एक इंडिविजुअल डीम्ड टू बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, एक इंडिविजुअल को हम NOR डीम कर लेंगे अगर वो 4 कंडीशन फुलफिल कर दे। क्या वो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है? हां। क्या उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स 15 लाख रुपए से ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो ये कंडीशन है, अगर वो कम है तो फिर वो 6(1)(b) की 182 डेज वाली कंडीशन में चला जाएगा। क्या वो भारत में भ्रमण करने का दिखावा कर रहा है? हां। क्या वो 120 डेज से ज्यादा है? हां। और 365 डेज से ज्यादा पिछले 4 सालों में है? हां। तो वो सीधा क्या बन जाएगा, NOR बन जाएगा। अब सर what is the meaning of income from foreign sources? What is the meaning of income from foreign sources? Income from foreign sources means income which accrue or arise outside India। ऐसी कमाई जो भारत से बाहर कमाई गई हो उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स। और यहां लिखा है कौन सी इनकम, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, यानी फॉरेन सोर्स को छोड़ के बाकी की इनकम बताओ। अब एक इनकम है जो कि फॉरेन सोर्स की इनकम है, लॉ कह रहा है इसको मैं फॉरेन सोर्स की नहीं मानूंगा, तो यहां लॉ की लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है, एक्सेप्ट इनकम डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। सर हमारा सिंगापुर में कोई बिजनेस है लेकिन उसका कंट्रोल मैं इंडिया से करता हूं। कैसे? इंडिया में मैंने अपना कॉल सेंटर बैठा रखा है। तो लॉ कह रहा है कि देखो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स का मतलब है वो इनकम जो विदेश में राइज हुई। अब आपका बिजनेस तो विदेश में है, लेकिन लॉ कह रहा है इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स में से मैं इसको फॉरेन सोर्स की इनकम नहीं मानूंगा जो इनकम आप कमाओगे फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। समझ में आया? ओके। देखिए जी, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए इसलिए आपको बताने जा रहा हूं। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए सेक्शन 6(1) और सेक्शन 6(6) लगते हैं। हमने ये दोनों के दोनों सेक्शंस पूरे के पूरे पढ़ लिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कैसे। सेक्शन 6(1) में 2 सेक्शन आए,
61A 182 days, 61B 60 प्लस 365। अगर सर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाए, कोई भी फुलफिल हो जाए, तो फिर हमें 6 में जाना पड़ता है। 6 का सिर्फ इतना सा काम है कि वो ये तय कर देता है कि ऊपर वाला रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ये तय कराने में 6 हेल्प करता है। अब क्या हुआ, इसमें एक कंडीशन थी 182 प्लस 365। वहां तक केस बहुत ही सिंपल था, बहुत सिंपल था। इसमें लॉ ने एक नई बात जोड़ दी, वो जोड़ दी 120 प्लस 365। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसकी टोटल इनकम 15 लाख को एक्सीड करती हो, उसके लिए यह कंडीशन है। अगर सर वो ये वाली कंडीशन फुलफिल कर देगा तो 6(1) में ये बात लिखी है, तो वो बन जाएगा रेजिडेंट। और कायदे से जो रेजिडेंट बनेगा उसे सेक्शन 6(6) में जाना चाहिए, ये चेक करने के लिए कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। तो वो सेक्शन 6(6) में लॉ ने एक बदलाव कर दिया। लॉ ने कहा गगन देखो, अगर ये रेजिडेंट निकल आए ना तो सीधा सेक्शन 6(6) में जाओ, और 6(6) में लिखा है कि जो लोग 6(1)(b) की जो न्यू एक्सेप्शन की वजह से रेजिडेंट बनेंगे उनके लिए कोई कंडीशन मत चेक करो और उन्हें सीधा सीधा NOR एज्यूम कर लो। ये वाली बात मैंने आपको यहां पर यह पढ़वा दी है। दिस इज सेकंड एक्सेप्शन। अब इसके बाद भी लॉ का मन नहीं भरा, लॉ ने यहां पर सेक्शन 6(1)(a) जोड़ दिया। अब 6(1)(a) पढ़िए। 6(1)(a) कहता है क्या आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं? 6(1)(a) कह रहा है क्या आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं? मैंने कहा हां हूं। क्या आपकी टोटल इनकम मोर देन 15 लाख है अदर देन फॉरेन सोर्स? हां है। तो लॉ कह रहा है कि अगर आप इफ यू आर नॉट लायबल टू टैक्स, अगर आपके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा किसी भी कारण से, तो हम आपसे इंडिया में टैक्स ले लेंगे और आपको NOR मान लेंगे, है ना। अब आप कहोगे सर ये क्या कंफ्यूजन हो गई? तो बेटे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। पहले आप यहां पर ये पढ़िए, यहां पर अगर मैं आपको रीड करवाऊं तो यहां पर पढ़िए, इवन इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाइज नन ऑफ द बेसिक कंडीशंस ही इज डीम्ड टू बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब लॉ को फिट करने में बेटे बुक को भी बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए मैंने तो सेक्शन वाइज बात को समझ लिया। मैं आपको बताता हूं यहां क्या लिखा है कि एक सेक्शन बनाया गया है, नया सेक्शन 6(1)(a) जो कि 6(6) के साथ जाके जुड़ गया है और जो कि हमारे रेलिवेंट असेसमेंट ईयर से एप्लीकेबल हो गया है। इसमें लिखा है कि इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट। इंडिविजुअल को हम जबरदस्ती रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लेंगे अगर वो ये 3 शर्तें पूरी कर रहा हो। ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया, यहां पे सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन गायब है। हिज टोटल इनकम
other than income from foreign source exceeds 15 lakh and he is not liable to tax in any other country, in any other territory, by reason of his domicile or by reason of his residence or any other criteria of similar nature. ये 61A है. आपको क्वेश्चन दिखाते हैं. और आपको अपना चार्ट दिखाते हैं. मैंने चार्ट बना के समझाने की कोशिश की तो है. लॉ यहां कॉम्प्लिकेट हो गया है लेकिन हमने समझाने की कोशिश की है. एक न्यू सेक्शन आया है 61A. सर आप अभी तक सेक्शन 61 कहते थे, 61 स्मॉल ए कहते थे, अब आप 61 कैपिटल ए कह रहे हो. ये अलग सेक्शन है. 61 कैपिटल ए इज अ सेपरेट सेक्शन. इसमें लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1. वो कहता है जो 61 में आपने 182 डेज पढ़ा, जो आपने 60 + 365 पढ़ा, उन सबको भूल जाओ. लॉ की लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि चाहे कुछ भी लिखा हो 61 में, चाहे सेक्शन 61 कुछ भी कहता हो, मुझे मतलब नहीं है, सीधा ये रूल लगेगा. इसे हम बोलते हैं ओवरराइडिंग सेक्शन. ये कहता है कि गगन ये लॉ लगेगा सिर्फ इंडियन सिटीजन पर. यानी एक व्यक्ति इंडियन सिटीजन है, दुबई में जाके बैठ गया, हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड्स 15 लाख. एक सिटीजन है, दुबई में जाके बैठ गया. दुबई का एग्जांपल दे रहा हूं, ये दुबई पे फिट बैठता है. दुबई में जाके बैठ गया और उसकी इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स 15 लाख रुपए से ज्यादा है. ही शैल बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया. वो दुबई में बैठा हुआ इंडियन सिटीजन मान लिया जाएगा डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया. कौन सा रेजिडेंट माना जाएगा? नॉट ऑर्डिनरी मान लिया जाएगा. इफ नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी. अगर दुबई में उस पर टैक्स नहीं लगता, और आप जानते हो दुबई में टैक्स लगता नहीं है. यानी अगर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति इंडियन सिटीजन है, दुबई में रहता है, भारत तो आया ही नहीं है, दुबई में बैठे बैठे ही उसका स्टेटस क्या हो गया? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया. क्यों? क्योंकि दुबई में उस पर टैक्स लगा ही नहीं. तो भारत सरकार ने मौके पे चौका लगा दिया कि अगर किसी कंट्री में कोई इंडियन सिटीजन रहता है और वो कंट्री कहती है भाई टैक्स तो हम लेते ही नहीं है, तो भारत सरकार कह रही है हम लेंगे. वो कह रहा है कैसे ले लोगे? भारत सरकार कह रही है कि भाई तेरे हम उस बिजनेस पे टैक्स नहीं ले रहे जो तू विदेशों में कमाता है, हम तेरे से टैक्स ले रहे हैं उन इनकम पर जो इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम है. और अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम आप आने वाली 1-2 क्लास में सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे. और ऐसे व्यक्ति को उन्होंने बोला कि तू कौन सा रेजिडेंट होगा? रेजिडेंट तो होगा, कौन सा होगा? सेक्शन 66 ने कहा तू होगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. तो इस चार्ट को आप अपने हिसाब से इंप्रूव करना चाहो तो इंप्रूव कर लेना. इसमें मैंने यह कवर किया है कि कब 120 डेज लगने की वजह से वो एनओआर बन गया और कब इवन 120 भी नहीं देखने की जरूरत है, सीधा एनओआर बन गया. ये दोनों के दोनों नए लॉ ऐड हुए हैं और बहुत सारे टीचर इन लॉ को पढ़ाएंगे नहीं. मैंने आपको बहुत कोशिश की है कि मैं इनको क्लियर कर सकूं और जाते जाते मैं इसके लिए आपके साथ 2 छोटी छोटी इलस्ट्रेशन पढ़ूंगा. पढ़िए. एक्स इंडियन सिटीजन है, करंटली ही इज एम्प्लॉयमेंट विद एन ओवरसीज कंपनी लोकेटेड इन दुबई. ओके, दुबई एक नॉन टैक्स कंट्री है, उसपे कोई टैक्स नहीं लगता. तो इंडियन सिटीजन दुबई में नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और हमें दिए हुए हैं इस प्रीवियस ईयर में इतने दिन था, इस प्रीवियस ईयर में इतने दिन था. अरे भाई जो इंडियन सिटीजन है
और उस कंट्री में बैठा है जहां टैक्स नहीं लगता, वहां सेक्शन 6(1)(a लग गया और सेक्शन 6(1)(a कहता है कि भाई डेज की गिनती को भूल जाओ, सीधा सीधा आप एनओआर कहलाओगे अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 15 लाख है। तो प्रीवियस ईयर 21-22 में एक्स इज नॉट टैक्सेबल इन दुबई और इन एनी अदर कंट्री बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल, तो सेक्शन 6(1)(a लग गया। अब क्वेश्चन कह रहा है एक्स की जो इनकम है वो 16 लाख रुपए है और ये इनकम कौन सी है, अदर देन फॉरेन सोर्स, तो भाई ये तो सीधा सीधा एनओआर बन गया, दिनों को भूल जाओ। अब यहां लिखा है कि देखो एक्स तो केवल 55 डेज के लिए था, तो पहले क्या करते थे लोग जो है ना, इस तरीके से प्लान करते थे कि इंडिया में रहेंगे लेकिन 60 डेज से पहले ही वापिस आ जाएंगे। तो लॉ ने उनको पकड़ने के लिए कहा कि भाई दिनों की बात भूल जाओ, हम आपको सेक्शन 6(1) के दिनों की कैलकुलेशन में लेके ही नहीं जाएंगे। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, अगर आपकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स 15 लाख रुपए से ज्यादा है और आपको उस कंट्री में जहां पे आप रहते हो वहां कोई टैक्स नहीं लग रहा, तो हम कुछ दिन विन नहीं देख रहे, सीधा मान लेंगे आपको रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक तो ये इलस्ट्रेशन आपके लिए न्यू है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 6(1)(a में सिटीजन होना चाहिए, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स एक्सीड 15 लाख होनी चाहिए और नॉट लायबल टू टैक्स होना चाहिए इन दैट कंट्री। ये तीन चीजें पूरी हो गई तो सीधा हम डीम कर लेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, कोई लॉ नहीं लगाएंगे अदर। अच्छा जी, नाउ सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स, तो जो फॉरेन की इनकम है वो हटा दो। अब इसका एग्जाम्पल पढ़िए, इनकम मिली सैलरी से, रेंट से, कंसल्टेंसी से, इंटरेस्ट से सिंगापुर में, तो ये कहलाएगी फॉरेन इनकम। इनकम मिली बिजनेस से आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, फॉरेन इनकम। इनकम फ्रॉम अनदर बिजनेस एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स की, तो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स में वो इनकम इंक्लूड नहीं होती जो कि हमने डिराइव की हो किसी बिजनेस से जिसे कंट्रोल किया जा रहा हो इंडिया से। तो हमारे इस केस में ये जो इनकम है, क्योंकि ये कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, तो इसे बोलेंगे अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, यानी ये वाली इनकम है जिसको सरकार टैक्स करना चाहती है कि भैया विदेशों में जो बिजनेस लगा रखे हैं जिन्हें इंडिया से कंट्रोल कर रहे हो, इसको ही तो सरकार पकड़ना चाह रही है। तो ये हमारी अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इन इंडिया, तो ये अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम है। एनी इनकम इन इंडिया, एनी अदर इनकम इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो ये तो नील है। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 260। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक तरह की डिडक्शन है, ये इनकम नहीं है, समझ लो एक तरीके का एक्सपेंस है अभी। तो आपकी अगर कोई पूछे अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम कितनी है, तो एक तो हो गई 8 लाख, एक हो गई 11 लाख, ये आपकी इनकम हो गई। और इसमें से 1,50,000 रुपए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम का आप माइनस कर सकते हो, ठीक है। अगर ये करने के बाद आपकी इनकम 15 लाख रुपीस से ज्यादा है तो फिर आप एनओआर बन जाओगे, ठीक है। आप इसको पढ़िएगा काफी हद तक। अब आप लॉ को जब बुक से पढ़ेंगे समझेंगे, काफी हद तक आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर कुछ रह जाएगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में पहले ब्रीफ समरी दूंगा और फिर आगे आपको एचयूएफ का, आपको कंपनी का, आपको फर्म का, सबका रेजिडेंशियल स्टेटस मिला के हम नेक्स्ट क्लास में रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, रेजिडेंशियल स्टेटस कितना लंबा क्यों हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2 नई अमेंडमेंट डाली हैं जिसको आपको समझना है। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।